देखिए, आज का जो टॉपिक है कांग्रेस आंदोलन का द्वितीय चरण या उग्रवादी युग। आज हम आपको ये द्वितीय चरण या उग्रवादी आंदोलन की विचारधारा क्या थी, कार्य पद्धति क्या थी, साथ में इसका महत्व वगैरह भी बताएंगे। तो उग्रवादी आंदोलन का चरण है और इसमें विचारधारा व कार्य पद्धति मुख्य है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब कल हमने आपको बताया था कि उग्रवादी चरण के प्रमुख नेताओं, गर्मपंथी नेताओं में अगर देखा जाए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। हाँ, तो यही है आपके लाल बाल पाल। याद रखना है, लाल से लाला जी, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उग्रवादी आंदोलन की विचारधारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको उग्रवादी आंदोलन की विचारधारा ये बताएंगे। पीछे आपने देखा कि उदारवादी आंदोलन की क्या विचारधारा थी। तो उदारवादी आंदोलन की विचारधारा ये थी कि संवैधानिक तरीके से हम सुधारों की मांग करें। ब्रिटिश शासन को वो वरदान मानते थे। ठीक है, ये सब उनकी विचारधारा थी। लेकिन अब आपको पढ़ना है, कांग्रेस के अंदर गर्म दल का उदय हो गया, उग्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। अब इनकी विचारधारा में क्या हुआ? परिवर्तन। ठीक है, अब ये कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की तरह आप देखेंगे कि संवैधानिक मांगों पर विश्वास नहीं करते थे, कि संवैधानिक मांगों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि इन्होंने आंदोलन में जनशक्ति पर विश्वास, पहली विचारधारा कि हमें आंदोलन से जनता को जोड़ना चाहिए, तब आंदोलन क्या बनेगा? शक्तिशाली बनेगा। तो जनशक्ति पर इनका विश्वास था, ये इनकी विचारधारा है। ठीक है, जनशक्ति पर विश्वास। ठीक है, आंदोलन में हम जनता को जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। उग्रवादी नेता, जो उदारवादी नेता थे, वो घृणा नहीं करते थे, वो पसंद करते थे। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश शासन से क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। और चूंकि ब्रिटिश शासन से घृणा कर रहे हैं, इसलिए ये ब्रिटिश शासन को अभिशाप मानते थे। वरदान का उल्टा अभिशाप होता है। हाँ, उदारवादी वरदान मान रहे हैं कि वरदान है भारत में ब्रिटिश शासन, ये कह रहे हैं कि वरदान तो छोड़िए, ये बहुत बड़ा शाप है कि अभिशाप है। तो ब्रिटिश शासन को ये अभिशाप मानते थे और इसलिए इनकी विचारधारा सुधारों पे नहीं थी और ये स्वराज चाहते थे। क्या चाहते थे? स्वराज चाहते थे। ठीक है, और इनका ये विचारधारा थी कि ये स्वराज स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त होगा। हाँ, मांग से अंग्रेज देने वाले कुछ नहीं है, हमें प्रयास करना पड़ेगा। स्वयं के प्रयासों से ही स्वराज की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये सब विचारधाराएं कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं या उग्रवादी जो नेता हुए, जो उग्रवादी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की विचारधारा ये है कि जनशक्ति पर विश्वास करना, इससे आंदोलन की शक्ति बढ़ेगी
ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे, नफरत करते थे, इसलिए ब्रिटिश शासन को ये अभिशाप मानते थे। ठीक है, और ये सुधार नहीं चाहते थे। भाई, अगर हम घृणा कर रहे हैं, अभिशाप है, तो हम उसे समाप्त करेंगे, हमें स्वराज चाहिए। तो इसलिए इनकी विचारधारा स्वराज प्राप्ति की थी, संवैधानिक प्रशासनिक सुधारों की नहीं थी। ठीक है, और इनका ये भी मानना है कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अंग्रेज कुछ देने वाले नहीं हैं, स्वयं के प्रयासों से संघर्ष करके हम स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो संघर्ष की विचारधारा में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये हमने आपको विचारधारा बताई। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि कार्य पद्धति, ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, याद रखना है। उदारवादी नेताओं की कार्य पद्धति क्या थी? वो तो हर साल अधिवेशन करते थे, प्रस्ताव पारित करते थे और उसको सरकारों तक भेजते थे। और दूसरी चीज ये थी कार्य पद्धति कि हम संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन करेंगे। ठीक है, न्याय के दायरे में रह करके हम आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे, ये उनकी विचारधारा। लेकिन उग्रवादी आंदोलन के नेताओं की विचार कार्य पद्धति अगर देखें तो भिन्न है। ठीक है, इन्होंने, आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने की पद्धति अपनाई। हमें संघर्ष करना होगा। ठीक है, और इस संघर्ष के लिए इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति अपनाई। ये कार्य पद्धति, मेन कार्य पद्धति ये है, निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति। तो उग्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति। अब निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है? यह संघर्ष ही है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष की नीति है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन देना, सरकार के विरुद्ध जुलूस निकालना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना। ठीक है, ये सब क्या है? ये निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति है। ठीक है, इस पद्धति में हम कैसा आंदोलन करते हैं? हम सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, जुलूस निकालते हैं, सरकार के कार्यों की हाय हाय करते हैं, ऐसे बोला जाता है ना कि हाँ, बहिष्कार करते हैं, विदेशी वस्तुओं का हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, जलावला देंगे, नहीं उपयोग करेंगे, सरकार के साथ असहयोग करेंगे। ये सब निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति। तो ये आप देखेंगे, ये आ गया, अपने आप आता रहता है ये। तो ये सब निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति है। अब इनके जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, इनके निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा अनिवार्य नहीं, ये भी देखिए। यानी जब हम जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हो सकता है कि हम अत्याचार करने वालों
के विरुद्ध हमला भी कर सकते हैं, उनकी संपत्ति भी जला सकते हैं। ठीक है, अगर वो हम पर हमला करते हैं बचाव के लिए, हम भी उन पर हमला करेंगे। ये नहीं कि एक थप्पड़ एक गाल में मार इधरों मार दो। हम खुद बचाव, हमें बचाव करना चाहिए है। आप एक मारे तो चलो मौका मिले तो दुई लगाए। ठीक है, तो अहिंसा अनिवार्य नहीं। यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो गर्मपंथी नेताओं की निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति है उसमें अहिंसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, अहिंसा पर आधारित आंदोलन नहीं है। तो ये इनकी क्या है कार्य पद्धति, और आप देखेंगे कि इस कार्य पद्धति के परिणाम स्वरूप स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ, बड़ी लोकप्रियता मिली, राष्ट्रीय स्कूलों का विकास हुआ। हाँ, आप देखेंगे कि क्षेत्रीय साहित्य का विकास हुआ, ये सब उपलब्धियां रही हैं। तो ये कार्य पद्धति आपको इस तो भिन्न है। जहां उदारवादी आंदोलन की कार्य पद्धति देखा, वहां आपने उग्रवादी आंदोलन की कार्य पद्धति देखा। तो विचारधारा भी आपने देख लिया, कार्य पद्धति। अब तीसरी बात आती है महत्व की, कि उग्रवादी आंदोलन का क्या महत्व रहा, क्या महत्व था। तो ये पहला आंदोलन हुआ देश में कि इस आंदोलन ने जो है, आप देखेंगे कि देश की जनता को भी आंदोलन से जोड़ा। ये महत्व है। और जब देश की जनता आंदोलन से जुड़ी तो परिणाम क्या होगा कि जो कांग्रेस का सामाजिक आधार है, कांग्रेस का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ, बढ़ गया। क्योंकि उदारवादी चरण में तो कांग्रेस का आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वर्गीय लोग ही कांग्रेस से जुड़े थे। उसका चरित्र मध्य वर्गीय चरित्र था, इसलिए उसका सामाजिक आधार बहुत सीमित था, समाज के कुछ ही लोग जुड़ पाए। लेकिन अब क्या है, अब तो देश की जनता को भी इन्होंने आंदोलन से जोड़ा। भाई स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में देश की जनता भी जुड़ी। ठीक है, तो कांग्रेस का सामाजिक आधार क्या है, बढ़ जाता है। और फिर आप देखेंगे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को अत्यधिक लोकप्रियता मिली, भाई सामाजिक आधार बढ़ा तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को क्या मिली, लोकप्रियता मिल जाती है। एक तो ये इसका महत्व हो गया। दूसरी चीज अगर आप देखें तो जो उग्रवादी नेताओं ने कार्य पद्धति अपनाई निष्क्रिय प्रतिरोध की, यानी धरना प्रदर्शन, जुलूस, बहिष्कार, असहयोग, यही सारी चीजें आगे चल करके तो गांधी जी भी कही करते हैं। बस अंतर क्या कर दिया कि उन्होंने अपने आंदोलन में अहिंसा को और जोड़ दिया कि भैया अहिंसा पर आधारित है, बाकी तो निष्क्रिय प्रतिरोध उनकी भी है। ठीक है, तो इस आंदोलन ने गांधीवादी आंदोलन का आधार निर्मित कर दिया, पृष्ठभूमि तैयार कर दिया, आधार निर्मित कर दिया। तो आगे जो गांधीवादी आंदोलन चला, गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसका आधार अगर देखा जाए तो उग्रवादी आंदोलन ने ही निर्मित किया। यानी गांधी जी को एक बना बनाया मंच प्राप्त हो गया। ठीक है, पहले से फील्ड तैयार है, बस आपको पहुंचना है। ठीक है, गेंदबाजी करनी है, सब कैच पकड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो गांधीवादी आंदोलन का आधार भी इसी ने निर्मित कर दिया। तो ये क्या है, ये महत्व है। देश
कि जनता को आंदोलन से जोड़ देना, कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ा देना, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को लोकप्रियता दिलाना, गांधीवादी आंदोलन का आधार निर्मित कर देना, ये सब क्या है? महत्व है। और इन महत्व के बाद अगर देखा जाए तो इस आंदोलन की अपनी कुछ सीमाएं थी। तो जो आंदोलन की कमजोरी होती है, जो आंदोलन की कमी होती है, कमजोर पक्ष है, उसी को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? सीमाओं के रूप में, कमी के रूप में, कमजोरी के रूप में। और इस आंदोलन की कमजोरी ये रही कि उग्रवादी नेताओं ने समय समय पर कुछ धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया। आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, जैसे गणेश उत्सव मनाया जाना। 1893 में तिलक ने सर्वप्रथम महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाना शुरू किया और उसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। बंगाल में काली पूजा शुरू हो गई, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये जो आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों को शामिल किया गया, इससे क्या होता है? इससे अंग्रेजों को अवसर मिला। अंग्रेज तो देखो एक नंबर के चालू आदमी, ठीक है, वो तो इसी तरह का मसाला मौका चाहते थे कि कुछ मौका मिले और हम अपना काम कर डालें। फूट डालो राज्य करो की नीति उनकी नीति थी, है कि नहीं? और उनको मौका मिल गया कि ये एक संप्रदाय से संबंधित प्रतीक हैं, तो उन्होंने दूसरे संप्रदाय को भड़काया। देख लो, तुम लोग इनके साथ आंदोलन में जुड़े हो ना, ये कुछ रही है, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम फूट पड़ेगी, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कमी है इस आंदोलन को। जहां सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम फूट पड़ेगी, आंदोलन तो कमजोर पड़ेगा, राष्ट्रवाद कमजोर पड़ेगा। अंग्रेज तो यही चाहते थे। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो जो उग्रवादी नेता है, ये उदारवादियों से मतभेद इतना बढ़ा लिया, उदारवादियों से मतभेद अधिक बढ़ा दिया। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस में फूट। क्या परिणाम हुआ? कांग्रेस में फूट पड़ गई। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस से गर्मपंथियों को निकाल दिया जाता है बाहर, और आंदोलन क्या होगा? कमजोर होगा। जब कांग्रेस संगठन में फूट होगी, संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है, ठीक है, संघे शक्ति। बुद्ध जी कहा करते थे, महात्मा बुद्ध का वाक्य है, संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। आंदोलन कमजोर हुआ। तो ये क्या है? सीमाएं हैं। तो महत्व भी है, सीमाएं हैं। और जब सीमाएं हैं तो फिर निष्कर्ष भी देना जरूरी है। सीमाएं ना होती तो निष्कर्ष की कोई बात नहीं थी, ठीक है। और फिर आपको इस आंदोलन का एक निष्कर्ष देना पड़ेगा। देखिए, निष्कर्ष में यही बताएंगे कि यद्यपि इस आंदोलन की कुछ सीमाएं अवश्य हैं, जो आपने देख ही लिया, अवश्य है, ठीक है, उसके बावजूद यह आंदोलन महत्वपूर्ण है। यानी आपको इस पे बल देना है, आंदोलन की महत्ता को मजबूती से रखना है। कमजोरी तो है, किसमें नहीं होती कमजोरी, किसमें कमियां नहीं होती। इतने आंदोलन हुए, सब बिना कमियों के तो रहे नहीं, कुछ ना कुछ तो कमजोरी रही। तो कुछ सीमाओं के बावजूद यह आंदोलन क्या रहा? महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इस आंदोलन ने जनशक्ति को, आम जनता को भी आंदोलन से जोड़ दिया, आंदोलन से जोड़ दिया। कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ा दिया, ठीक है। और दूसरी चीज, इसी आंदोलन ने गांधीवादी आंदोलन का आधार निर्मित कर दिया। आंदोलन का आधार
निर्मित कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब आपको इस प्रश्न का मूल्यांकन करने के लिए आएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब पूरे आंदोलन का मूल्यांकन करना है तो फिर आप देखेंगे, सबसे पहले विचारधारा आपको बतानी पड़ेगी। पैराग्राफ में लिख सके तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब सुटेबल है, क्योंकि ये शब्द सीमा नहीं पूरा कर पाएंगे। पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपकी जो वर्ड लिमिट है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे कार्य पद्धति बताएंगे दूसरे पैराग्राफ में क्या है, फिर महत्व आप बता देंगे तीसरे में, चौथे में सीमाएं बता देंगे और अंत में क्या बता देंगे, निष्कर्ष बता देंगे। आपका बेहतरीन उत्तर कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें क्या है भी, आप बड़े आराम से जबरदस्त नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन वाले नंबर उठा सकते हैं। और दूसरी चीज, प्री में आने वाले कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को भी बड़े अच्छे, जो बहुत उच्च लेवल के प्रश्न आते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं प्री में, उन सब प्रश्नों को ये समझने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको कांग्रेस के द्वितीय चरण का आंदोलन, जिसे उग्रवादी आंदोलन का चरण कहा जाता है, वो आपको समझा दिया। अब इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो उग्रवादी आंदोलन की विचारधारा, कार्य पद्धति, महत्व, हाँ, ये आपको हेडिंग डालने की जरूरत ही नहीं, लाल बाल पाल आपके सामने आ गए हैं। हाँ, चलिए अब लिखेंगे। तो भूमिका में तो वही लिखना है जो आपने उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारण में लिख लिया, वही भूमिका यहाँ लिख देना है। अब सीधा सीधा सबसे पहले विचारधारा पे आ जाइए, इसी में लिखेंगे। हाँ, बस अभी हुआ है।